साथियों, यहाँ आप सब जो आज इतनी देर से हम सबका इंतजार कर रहे हैं, पहले तो मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे पता है कि आप काफी घंटों से यहाँ पे खाली पेट वेट कर रहे हैं, खाली पेट आप लोग इंतजार कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पे उतरा तो सबसे पहले हमारी टीम ने हमसे बोला कि सर पहले खाना खा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, हमारे लोग भूखा इंतजार कर रहे हैं, तो हम सीधा पहले अपने लोगों से मिलेंगे, उसके बाद कुछ और देखेंगे। तो आप सबके साथ, तो साथियों, मैं समझ सकता हूं कि आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं जाया करूंगा, परंतु आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे सभी युवा साथी, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं हमारे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु पेरियार रामा स्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, इस लोकसभा के संबंध में जरूरी बातें आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, बहन जी ने अपना पूरा जीवन यहां बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए मानवतावादी व आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवां को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा व शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन चुकी हैं जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP के मूवमेंट से जुड़ चुका हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरा निभाने की कोशिश करता रहूंगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा आम चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों में भी पहले की तरह ही यहाँ पर इस बार भी दुश्मन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करेगा। और साथियों, दुश्मन आप लोगों को सामने से आकर वार नहीं करने वाला। साथियों, इस बार दुश्मन हमारे बीच में रहकर एक बहरूपिये के रूप में हमारे साथ, हमें, हमारे समाज को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे वर्करों को गुमराह करने की पूरी कोशिश करेगा। तो साथियों, आप कैसे पहचानोगे इन बहरूपियों को? साथियों, ये लोग जो आपके बीच में रहकर आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये आप लोगों के बीच में जय भीम के नारे लगाते हैं, ये लोग नीला पटका पहनते हैं, ये लोग बाबा साहब के विचारधाराओं को मानते हैं, परंतु जब अपने नेता चुनने की बारी आए, जब एक पार्टी पे वोट डालने की बारी आए, तो ये बड़े संभल के, समझदारी से
आप लोगों को सलाह देते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी बहुत पीछे रह चुकी है, हमारा असली नेता फलाना विपक्षी पार्टियों में रहता है। साथियों, अगर कभी कोई भी आप लोगों के बीच में रहकर जय भीम का नारा दे और कहे कि बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी नहीं, तो साथियों समझ जाइएगा कि वो बहरूपिया, वो दुश्मन आपके बीच में आपसे बात कर रहा है। तो साथियों, ऐसे लोगों से जब आप लोग समझ जाएं, आप लोग पहचान ले, तो इनसे सतर्क रहिए। परंतु इन्हें लोगों को आपको सतर्क करने की जरूरत नहीं, आप लोगों को इनको बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों ने इन्हें पहचान लिया। क्योंकि साथियों, अगर आपने इन्हें बता दिया कि आप इनको पहचानते हैं, तो ये फिर से आप लोगों की जगह से हटकर दूसरे लोगों के बीच में जाकर उनको गुमराह करने का काम करेंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और अगर आप लोगों को ये बात सही लगे तो इन लाइनों के बाद जय भीम का नारा जरूर दीजिएगा। साथियों, ऐसे लोग जो बहुजन समाज पार्टी में बहन जी को नहीं मानते, ऐसे लोग जो बहन जी के खिलाफ हैं, वो मान्यवर साहब के खिलाफ हैं, वो बाबा साहब के खिलाफ हैं, वो हमारे बहुजन समाज के खिलाफ हैं, वो हमारे संविधान के खिलाफ हैं। बताइए सही कि नहीं सही बातियों? साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक बहुत ही बड़ा दल है। इस परिवार में कई करोड़ों लोग रहते हैं। तो साथियों, ये कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा इन बहरूपियों पे नजर रखना। ये हम सबको मिलकर काम करना होगा। तो आप लोगों के साथ साथ खासकर मैं हमारे युवा साथियों से दरखास्त करूंगा कि आप लोगों को खास तौर से ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों में ये दुश्मन पार्टियां हमारी पार्टी पे किस्म किस्म के आरोप लगाती आई है। जैसे जब भी कोई नेता, जब भी कोई यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से निकल के जाता है, तो उसके पास सबसे आराम से, सबसे आसानी से बोलता है कि भाई बीएसपी में तो लोग पैसा लेते हैं, किताब ज़्यादा मांगते हैं। साथियों, हकीकत तो ये है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सुना है? साथियों, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये पिछले 6 सालों में 16,500 करोड़ रुपए बड़े बड़े धंधा सेठों से ले चुकी है। परंतु जब इन कंपनियों का खुलासा हुआ, जब इन पार्टियों का खुलासा हुआ, तो सारी पार्टियों के नाम आए थे। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सब पार्टियों के नाम आए, परंतु एक पार्टी थी जिसका इन सब में नाम नहीं आया। आप जानते हैं कौन सी वो राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेठ से 1 रुपया नहीं लिया? साथियों, बहुजन समाज पार्टी का उस लिस्ट में इसलिए नहीं नाम था क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक लौती पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों के तन मन धन से चलती है, ना कि किसी धरना सेठ के पैसों से। साथियों, बीएसपी केवल यहां उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों और धरना सेठों के सहारे से नहीं, बल्कि अपने लोगों, अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं के तन मन और धन के सहयोग से चलती आई है और यहाँ पर चुनाव लड़ती आई है, और आगे भी आप ही के तन मन और धन के भरोसे ये पार्टी पूरे देश भर में चुनाव लड़ती जाएगी। साथियों, आप लोगों के तन मन और धन के लिए मैं यहाँ मंच से आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये मूवमेंट है जो आपकी वजह से चलता है। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, इस लोकसभा आम चुनाव में विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर तरह तरह की बात करेंगी। वो आप लोगों को मैनिफेस्टो जारी करके आप लोगों को तरह तरह के वादे सुनाएंगी। परंतु साथियों, इस बारी लोकसभा आम चुनाव में आप लोगों को वोट जो डालना है वो इन पार्टियों के रिकॉर्ड पे डालना है कि इन पार्टियों ने जब सत्ता में आसीन रहे तब इन लोगों ने हमारे समाज के लिए क्या काम किया
आप लोगों को उन पे सवाल करना है। साथियों, पिछले 10 सालों में ये भाजपा सरकार केंद्र की सत्ता में रही है, तो जब भाजपा आप लोगों के बीच में आए तो आप लोगों को उनसे सिर्फ 3 मुद्दों पे सवाल उठाने हैं: शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार। मैं किसी जाति, धर्म या किसी जाति या धर्म के आधार पे आप लोगों से नहीं कहूंगा कि उन पे सवाल करो। हम आपसे नहीं कहेंगे कि राम मंदिर के ऊपर सवाल करो। साथियों, बाबा साहब ने हमें शिक्षा के आधार पर अपना संवैधानिक हक और उनके राजनीतिक ताकत के लिए लड़ना सिखाया था। तो हम सिर्फ शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के लिए बात करेंगे। साथियों, अगर बीजेपी का रिकॉर्ड उठा के देखें, पिछले 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों ने इतना मजाक किया है हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ कि अगर हम इनका सरकारी सर्वे भी उठा के देखें तो आज सरकारी स्कूलों में इतना बुरा हाल है कि आज 8वीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। अगर आप उनसे अंग्रेजी में सवाल करें तो वो बेचारे अंग्रेजी नहीं समझ पाते। साथियों, ये तो भाजपा की शिक्षा के क्षेत्र में देन रही है। दूसरी तरफ जब आप उनको शिक्षा के क्षेत्र में घेरेंगे तो वो आपको डिजिटल इंडिया के बारे में बताएंगे। परंतु साथियों, डिजिटल इंडिया के नाम पर भी उन्होंने जो आप लोगों के साथ मजाक किया है वो भी मैं आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं ताकि आप उनसे सवाल उठाएं। साथियों, डिजिटल इंडिया के नाम पर 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में आज एक भी कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है। ये डिजिटल इंडिया बोलते हैं कि यहाँ पे युवा बच्चा, छोटा छोटा बच्चा पूरी दुनिया में सबसे बात कर पाएगा, टेक्नोलॉजी समझ पाएगा, बट वो समझेगा कैसे जब 65% से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर ही नहीं है। तो साथियों, ये बहुत अच्छे पॉलिसी, बहुत अच्छे नारे देना जानते हैं, ये मार्केटिंग बहुत अच्छी करना जानते हैं, पर जब आप जमीनी स्तर पे इनके काम नापोगे तो पता चलेगा कि इन लोगों ने बातें बहुत बड़ी करी, काम के नाम पर 0 बटा लड्डू देके गए हैं, 0 बटा लड्डू देके गए हैं। साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक होने का। मैं समझ सकता हूं कि यहां पर कितने युवा साथी हैं जो पिछले 10 सालों में कई बार सरकारी भर्तियों के लिए एग्जाम देके आए हैं और जानकर उन्हें बड़ा दुख होता है कि कुछ महीने बाद वो पेपर लीक हो गया। यहां पर कितने युवा साथी हैं जिन्होंने पेपर दिया और पेपर लीक हो गया? सभी पंडाल में लोगों ने हाथ उठा रखे हैं। साथियों, हकीकत तो ये है कि ये लोग आप लोगों के साथ सिर्फ सरकारी नौकरी देने के नाम पर मजाक और खिलवाड़ करते आए हैं। तभी साथियों, पिछले 10 सालों में आज यहां पर युवा 30% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, ये नहीं कि ये नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार में नौकरियां नहीं है, भारत सरकार में पद खाली नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी साथियों कि यहां पर केंद्र की सरकार में 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जहां पर इन लोगों ने जानबूझकर वो पद नहीं भरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्होंने वो पद भरे तो उन्हें बाबा साहब के दिए हुए संविधान के हिसाब से आरक्षण भी देना पड़ेगा, और वो ना आपको रोजगार देना चाहते हैं ना वो आपको आरक्षण देना चाहते हैं। साथियों, रोजगार का इतना बुरा हाल है कि मैं आपको एक न्यूज हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं तो आपको समझ आएगा कि ये 30% की जो संख्या है वो कितनी बड़ी बन चुकी है। साथियों, गुजरात की ये खबर है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रदेश से ये खबर है कि 17 लाख से ज्यादा युवाओं ने मात्र 3,500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया था। साथियों, अगर सिर्फ 3,500 नौकरियां निकली तो उसके लिए 17 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। रोजगार और बेरोजगारी का क्या हाल है वो इन्हीं आंकड़ों से समझ आता है। साथियों, जब हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, जब उनके पास रोजगार नहीं होगा, तो वो आप लोगों का ध्यान किस तरीके से भटकाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। साथियों, ये पिछले कुछ महीनों से
सीना चौड़कर आप लोगों के बीच में मुफ्त राशन देने की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। आप लोग ही बताइए साथियों, जब 2014 में ये हम सब से वोट मांगने आए थे, जब ये जनता से वोट मांगने आए थे, तो उन्होंने वादा मुफ्त में राशन देने का किया था या सालाना 2 करोड़ नौकरी देने का किया था? आप बताइए साथियों, किसका वादा किया था? साथियों, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, परंतु जब नौकरी नहीं दे पाए तो सोचा मुफ्त में राशन ही देके इनका मुंह बंद कर दिया जाए। साथियों, आप ही बताइए, ये जो 80 करोड़ जनता को इन्होंने मुफ्त में राशन दिया है, अब जब भारत में 140 करोड़ लोग हैं तो 80 करोड़ बोले तो आधा भारत इन्होंने भिखारी बना दिया। आधा भारत इन्होंने भिखारी बनाने का काम किया है पिछले 10 सालों में। साथियों, एक सिंपल सा, बड़ा आम सा आप लोगों के साथ मैं गणित करना चाहता हूं। ये 80 करोड़ जो राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, इसकी कीमत अब पता है आप लोगों को कि आपको क्या चुकानी पड़ रही है? आप जानते हैं कि 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त राशन मिलता है, इसकी कीमत आप लोग क्या चुकाते हो? हमारी माएँ जो यहाँ बैठी हैं, आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये आप जरा गुना भाग बड़ी ध्यान से सुनिएगा। साथियों, महीने में कितने का राशन आप लोगों को मुफ्त में मिलता होगा? बताइए। 500? 5 किलो? मैं कहता हूं ये बहुत साफ लोग हैं, ये लोग बहुत ईमानदार लोग हैं, तो आपको ईमानदारी से महीने का 500 से 1000 रुपये का राशन दे देते होंगे। साथियों, साल के हिसाब से अगर ये करें तो ये 6 से ज़्यादा, 6000 से 12000 से ज़्यादा का राशन नहीं बनता। 6000 से 12000 रुपये का राशन नहीं बनता साल का। परंतु हमारी माँ यो जहाँ बैठी हैं, माँ आप ज़रा सुनिएगा कि अगर आपके लड़के की क्लास 4 की सरकारी नौकरी लगती तो वो महीने का कम से कम 20,000 रुपया तो कमाता ना? बता माँ, 20,000 रुपया तो कमाता ना? माँ, वो आपका लड़का साल का 2.5 लाख रुपया आपके घर में ला के रखता, जहां पे ये आपको 6,000 या 12,000 रुपये का राशन देते हैं। ये 12,000 रुपये के राशन पे जो 2.5 लाख का चूना आपको लगा रहे हैं, तो इस बारी साथियों, जिस थैले में भर के इन्होंने आपको राशन दिया था, वही थैला इनको थमाकर खाली कर कर इन्हें वापस भेज देना और बता देना कि मेरा वोट मेरे हाथी के साथ है, मेरा वोट मेरी बहन जी के साथ है। साथियों, इन लोगों ने महंगाई का भी बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था 2014 में, परंतु जब आप इन लोगों की मीटिंगें और इनकी रैलियां और इनके भाषण सुनते हैं, तो ना इनको रोजगार याद आता है, ना इनको शिक्षा याद आती है, ना इनको अब महंगाई याद आ रही है। साथियों, बताइए कि आप लोग इस मीटिंग में आने के लिए कितने रुपए का पेट्रोल डला कर आए हैं? बताइए साथियों, कितने का पेट्रोल डला है? 100 रुपया? 200 रुपया? 3,000? तुम्हारी गाड़ी ज्यादा पी रही है तेल भाई। साथियों, जब ये लोग सत्ता में आए थे 2014 में, तब पेट्रोल का दाम 50-60 रुपया हुआ करता था। आज यही पेट्रोल 100 रुपया पार कर रहा है। परंतु अब ये आप लोगों से पेट्रोल के दामों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने पिछले 10 साल में सिर्फ और सिर्फ महंगाई कर कर अपने धरना सेठों के जेब भरने का काम किया है। हमारे गरीब और हमारे बहुजन समाज के लिए एक भी काम ये लोग नहीं गिनवा सकते आपको। साथियों, अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी के बहुत बड़े नेता ने हमसे कहा कि कुछ लोग बीजेपी को बुलडोजर की सरकार कहकर बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वो
जो नेता हैं वो यही उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और बहुत ही उच्च स्तर पे यहाँ भारत सरकार में एक पद पर हैं। वो कहते हैं यूपी में बीजेपी की सरकार ने जनता के लिए बहुत से काम किए। आपको अपनी आंखें खोलकर देखना चाहिए और पता करना चाहिए कि यूपी में कितनी तरक्की हो रही है। तो साथियों, वो बहुत बड़े नेता हैं, इसलिए हमने उनकी बात मानी और हमने अपनी आंखें खोलकर देखा और कहना बंद कर दिया कि यूपी की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं है। परंतु जो हमने जाना वो हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। फिर आप बताइएगा कि यूपी की सरकार तरक्की की सरकार है या फिर बर्बादी की सरकार। साथियों, जब हमने जाना, जब हमने पढ़ाई लिखाई करी इसके बारे में, ताजबीन करी, तो हमें पता चला कि पिछले एक साल में हमारे उत्तर प्रदेश में 65,000 से ज़्यादा हमारी बहन बेटियों और माताओं पर अत्याचार के केस दर्ज किए गए हैं। साथियों, यही नहीं बल्कि 400 से ज़्यादा किसानों ने यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी खुद की जान ले ली, क्योंकि इनकी भाजपा की सरकार की चलती गलत नीतियों के तहत। साथियों, ये भी खबर सुनी हमने कि 62 प्यून की नौकरियों के लिए 90,000 से ज़्यादा यहाँ पीएचडी ग्रेजुएट्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स ने इन प्यून की नौकरी के लिए अप्लाई किया। साथियों, यही नहीं, 40% से ज़्यादा 5 साल की कम उम्र के बच्चों कुपोषण के शिकार हैं। यूपी में बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामले देश में सबसे ज़्यादा हो चुके हैं। हमारे यूपी में हत्याओं के केस यहाँ पर देश में सबसे ज़्यादा हो चुके हैं। आदरणीय नेताजी, आप जिस उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद हैं, वो प्रदेश आज भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। साथियों, किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज़्यादा किडनैपिंग के केस दर्ज किए जाते हैं। तो ठीक है साथियों, हम नहीं बोलेंगे बुलडोजर की सरकार। आप लोग जो यहाँ की सरकार को तरक्की की सरकार बता रहे थे, उसको हम बदतमीजी और गद्दारी की सरकार कहते हैं। बदतमीजी और गद्दारी की सरकार कहते हैं। साथियों, जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाम को मुफ्त के राशन के नाम पर गुलाम बनाकर रखे, वो सरकार। साथियों, 2 करोड़ नौकरी का वादा देकर युवाओं के साथ जो धोखा किया वो मत भूलिएगा वोट डालते वक्त। अग्निवीर योजना चलाई थी, उसके नाम पर भी जो मजाक किया है वो भी मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से हजारों बच्चे आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब वो अग्निवीर योजना आई थी तो कितने लोगों को लाठी पड़ी थी, मुझे पता है। हमारे युवा साथियों को जब वो लाठी पड़ी थी तो क्या उन पे बीत रही थी। तो डालते वक्त वोट वो याद रखना साथियों। साथियों, जब इन्होंने हमें शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने नहीं दिया, जब इन्होंने हमें रोजगार नहीं दिया, तो हमें हमारे रिजर्वेशन से भी हमें दूर कर दिया। नोटबंदी का बात भी किया था इन्होंने, कहा था विदेशों से काला धन लेके आएंगे और हर एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए देने का काम करेंगे। आए 15 लाख साथियों आप लोगों के खातों में? नहीं आए ना 15 लाख। आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है पिछले 10 सालों में? 15 लाख का वादा किया था। आपको पता है आपकी यूपी सरकार के ऊपर कितना कर्जा है? आप लोग जानते हैं कि जब जब यहाँ यूपी में एक एक बच्चा पैदा होता है तो आज वो 3.5 लाख कर्जे के साथ पैदा होता है। इतना सरकार ने कर्जा ले लेके यहाँ की जनता को भिखारी बना दिया, गरीब बना दिया। तो साथियों, इन लोगों से सवाल करना, साल के 12,000 रुपए के बदले 2.5 लाख का चूना, 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर डंडे मारना और महंगाई के नाम पर सब्सिडी देना, हमें नहीं चाहिए ऐसी भारत की सरकार। ये कोई विकसित भारत नहीं, ये कोई विकसित भारत नहीं साथियों। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी भी आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेगी।
परंतु साथियों, ये वो पार्टी है जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला था 2022 में। आप जानते हैं किस समाज की बात कर रहा हूं मैं? आप जानते हैं किस समाज की बात कर रहा हूं मैं? साथियों, हमारे मुसलमान भाइयों ने इन्हें एक तरफा वोट डाला 2022 के इलेक्शन में, परंतु पिछले 2.5 साल से जब जब हमारे इस समाज पर अत्याचार हुआ, इन लोगों के नेता मुंह पर टेप लगाकर अपने घरों में बंद बैठे रहे। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे समाज के लिए ये खड़े होकर लड़ सके। साथियों, परंतु जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल राज्यसभा में आया तो इनके मुंह से वो टेप उतर गई। ये राज्यसभा पहुंच गए और वो बिल फाड़ने का इन्होंने सबसे पहले काम किया। आप बताइए, ऐसी पार्टी को वोट देने लायक है कि नहीं? आप ही बताइए। साथियों, जो समाजवादी पार्टी अपने आप को ओबीसी समाज से कहती है, वही समाजवादी पार्टी अपने ओबीसी समाज के रिजर्वेशन के खिलाफ राज्यसभा में बिल फाड़ने का काम करती है। इन लोगों को वोट डालना मतलब अपने समाज से गद्दारी करने बराबर होगा। साथियों, इनको वोट डालना बिल्कुल नहीं। साथियों, गठबंधन के दौर से समाजवादी पार्टी के साथ साथ 2% की वोट रखने वाली पार्टी भी आप लोगों के बीच में आएगी। वो हाथ दिखाने वाली पार्टी है ना, जो हाथ दिखाती है, क्या नाम है? कांग्रेस पार्टी भी आप लोगों के बीच में आएगी। वो आजकल कह रही है कि हम अपने सभी SC, ST, OBC व पिछड़े समाज को रिजर्वेशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, उनसे कोई पूछे कि भाई पिछले 60 साल से जब आप सत्ता में थे तब आपको अपने बहुजन समाज, SC, ST, OBC समाज, पिछड़ा समाज नहीं याद आया? आज इस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है तो इसे आपकी याद आ रही है। साथियों, इनको अब आपकी याद आ रही है। जब इन्होंने आपको सही समय पे मदद नहीं करी तो इनको भी नहीं बनता आप लोगों के सामने आए। तो जब ये हाथ लेकर आप लोगों के सामने आए तो उस हाथ में खाली एक चवन्नी पकड़ा देना और बोल देना, ये लो हमारी तरफ से तुम्हें दक्षिणा, जाओ अपने घर। उत्तर प्रदेश हाथी का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश बहुजन समाज का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश बहन कुमारी मायावती जी का प्रदेश है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक लौती पार्टी है जिसने हर समाज को सम्मान देने का काम किया है। आप सब ने देखा किस तरह बीजेपी ने क्षत्रिय समाज और मुस्लिम समाज का अपमान किया है, लेकिन आपकी नेता ने गाजियाबाद से गाजीपुर तक किस तरह क्षत्रिय और मुसलमान समाज को सम्मान देने का काम किया है, वो आप लोगों ने देखा है। आप लोगों ने देखा है किस तरह हमने किस किस समाज से यहाँ पर प्रत्याशी उतारने का काम किया। साथियों, अगर मैं इनकी विफलताएं गिनाने बैठूंगा तो शाम की जगह कल सुबह हो जाएगी, परंतु इनकी गिनती नहीं खत्म होगी। मैं आपसे बहन जी के कामों के बारे में बात करना चाहूँगा। साथियों, जो नीतियाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उन्हीं नीतियों पर चलकर आगे बहन जी पूरे देश में जब प्रधानमंत्री बनेंगी तो पूरे देश में इन नीतियों पर चलकर सर्व समाज में से बहुजन समाज के साथ साथ सब गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का काम करेंगी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 2007 से 12 की शासनकाल में बहन जी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार स्थापित की थी और इस सरकार के तहत
जो बहन जी ने काम किया उसे हम बहन जी के गवर्नेंस मॉडल को कहते हैं, बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहते हैं। साथियों, बहन जी गवर्नेंस मॉडल के तहत बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत 3,25,000 बच्चियों को बहन जी ने 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। साथियों, इस योजना के तहत देश में पहली बार एक गरीब घर के अंदर, गरीब घर में एक लखपति बच्ची पैदा हुई थी बहन जी की देन से। साथियों, बहन जी ने इसी क्रम में सावित्रीबाई फुले बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा फ्री करने की बहन जी ने सुविधा दी थी। साथियों, आप जानते हैं बहन जी ने शिक्षा मुफ्त में दी थी, राशन नहीं, क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो साथियों, बहन जी ने इस योजना के तहत प्रदेश की हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया, ताकि जब वो पढ़ लिख कर बढ़े तो वो इस प्रदेश में नहीं पूरे देश में दहाड़े, पूरे देश में दहाड़े। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बहन जी ने महामाया आवास योजना भी चलाई थी, जिसके तहत सभी SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के साथ साथ सभी गरीब समाज के लोगों को अपना खुद का घर देने का काम किया था। साथियों, बहन जी ने इस योजना के तहत 12,500 करोड़ अपने सभी जरूरतमंद लोगों को खर्च पे खर्चा कर कर उनको खुद का घर देने का काम किया। साथियों, इतना ही नहीं, बहन जी ने सभी सरकारी कृषि व संबंधित सरकार के दौरान सभी कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपया प्रतिदिन कर दिया था। और इतना ही नहीं बल्कि क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया। इतना ही नहीं, हमारे सभी युवा साथियों को 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को नौकरी देने का काम किया, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। यहाँ पे जितने भी पुलिस फोर्स के लोग खड़े हैं उनको मालूम होगा कि जब बहन जी की सरकार थी तो कितने बड़े स्तर पर बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी से पैसा लिए सबको पुलिस फोर्स में भर्ती करने का काम किया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। इतना ही नहीं बल्कि 6 लाख से ज्यादा हमारे सभी अपर कास्ट समाज के गरीब भाइयों को जो पढ़े लिखे थे उनको सरकारी नौकरी देने का काम किया। साथियों, यही है बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जिसके तहत बहन जी ने गरीबों को घर दिया, बच्चियों को पढ़ने की शिक्षा दी, फ्री में शिक्षा दी और हमारे सभी युवा साथियों को रोजगार दिया। तो साथियों, आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपको मुफ्त में राशन दे, आपको शिक्षा से दूर रखे, आपको रोजगार से दूर रखे, या आपको बहन जी जैसी सरकार चाहिए? आप ही बताइए, हाथ उठाकर बताइए आपको किस तरह की सरकार चाहिए। साथियों, मैं आपसे यही खास अपील करता हूं कि इस समय आप लोग आपस के मनमुटाव, झगड़ों को एक तरफ कर कर यहां हमारी तरफ से जो बहन जी ने प्रत्याशी आप लोगों को दिए हैं, आप उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में भाती के सामने वाला बटन दबाकर भारी वोटों से जिताने का काम करें। साथियों, कुमार हयात अंसारी जी को जो अंबेडकर नगर से लड़ रहे हैं, आप इनको भारी वोटों से जिताने का काम करें, आप लोगों से पुरजोर अपील है। साथियों, सच्चिदानंद पांडे जी जो यहां से अयोध्या से हमारे लोकसभा चुनाव के प्रतिनिधि हैं, आप इनको भी भारी वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें, ताकि ये पार्लियामेंट में जाकर आप लोगों के हकों के लिए लड़ सके। साथ ही इसी क्रम में उदराज वर्मा जी जो यहां से
सुल्तानपुर से आपके प्रत्याशी हैं, इनको भी आप भारी मतों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। साथियों, ददन खान जी, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं और ये बहन जी की भी पुरजोर अपील है, आप सभी इन सभी हमारे प्रत्याशियों को भारी वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें, ताकि फिर ये सब आप लोगों के हितैषी, आप लोगों के हकों के लिए लड़ सके और बहन जी को प्रधानमंत्री बना सके। अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत।